हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का काफ़ी गहराई के साथ आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पूरा वीडियो देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपका डीएलएड के अलावा कोई भी एग्ज़ाम है, इतना डिस्कशन के साथ मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी एग्ज़ाम को आप तोड़-फोड़ के रख दीजिएगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, अर्थात रबर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? आइसोप्रीन का किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आइसोप्रीन किसका बहुलक है? तो आपको बताना है आइसोप्रीन रबर का बहुलक है। किसका बहुलक है? रबर का बहुलक है। आपको ये बात याद रखना है, आइसोप्रीन किसका बहुलक है? रबर का बहुलक है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों, रबर को कठोर बनाने के लिए, अगर रबर को दोस्तों को कठोर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? तो रबर को अगर कठोर बनाना है तो हम उसमें सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं भैया? सल्फर को मिला देते हैं तो हमारा कठोर रबर बन जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वल्कनीकरण क्या है, तब आपको बताना है कि रबर को कठोर बनाने की एक विधि है, इसमें हम लोग सल्फर को मिलाते हैं, यही हमारा क्या है? वल्कनीकरण है। आपको ये बात बताना होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में ये पूछा गया है वल्कनीकरण। फिर होता है हाइड्रोजनीकरण, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, अभी रबर का बात चल रहा है तो रबर से मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछेगा कि रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपको एक नंबर में देश याद रखना है थाईलैंड। क्या याद रखना है? थाईलैंड का नाम याद रखना है। अच्छा, थाईलैंड को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश। थाईलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश। तो सफ़ेद हाथियों का देश किससे कहा जाता है? क्वेश्चन जब पूछा जाए तो क्या बताना है? थाईलैंड बताना है। और दूसरे नंबर पर रबर का उत्पादन करता है, कौन करता है? इंडोनेशिया। कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और इंडोनेशिया जो है दोस्तों, इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है। क्या है? सर्वाधिक मुस्लिम। दोस्तों पूछेगा कहाँ किस देश में है, तो इंडोनेशिया आपको बताना है। सर्वाधिक मुस्लिम यहीं पर आबादी वाला देश यही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। जब सोना का आभूषण बनाते हैं तो इसमें क्या मिलाया जाता है? क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि शुद्ध सोना से कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आभूषण बनाने के लिए उसमें हम लोग मिलाते हैं, तो किसको मिलाते हैं? तो तांबा को मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बात मैं आपको बताता हूँ। तांबा का अगर पूछेगा कि तांबा के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है, तो आपको बताना है खेतड़ी और देवरी। क्या बताना है? खेतड़ी और देवरी। खेतड़ी और देवरी ये दोनों राजस्थान में है, जो तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। अच्छा, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ पूछ रहा कौन है, तो आपको बताना है एडिपिक अम्ल। क्या बताना है? एडिपिक अम्ल। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं अब आपको नायलॉन से कुछ प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा किसको कहते हैं? तो आपको बताना नायलॉन। तो नायलॉन क्या है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा पूछेगा कौन है, तो नायलॉन बताना है। अच्छा, नायलॉन दोस्तों एक नायलॉन क्या है? तो पॉलीएमाइड रेशा है। तो आपको क्या बताना है? नायलॉन एक पॉलीएमाइड रेशा है। आपको ये भी बात याद रखना है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। नायलॉन का खोज पूछेगा कौन किया है, तो दोस्तों नायलॉन का खोज दो देश ने मिलकर किया है। कौन कौन? लंदन और न्यूयॉर्क। लंदन एंड न्यूयॉर्क, ये दोनों देश मिल करके किसका खोज किया है? नायलॉन का खोज किया है। आपको ये बात याद रखना है। हाँ, नायलॉन को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? 6 रेशा कहा जाता था। पहले
नायलॉन को क्या कहा जाता था? प्रारंभ में नायलॉन को क्या कहा जाता था? तो प्रारंभ में दोस्तों नायलॉन को 6-6 रेशा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 6-6 रेशा कहा जाता था, या इसी को हम लोग उन तंतु के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? उन तंतु के नाम से जानते थे। दोस्तों नायलॉन को हम लोग जादुई रेशा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जादुई रेशा किसको कहते हैं? तो जादुई रेशा हम लोग किसको कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना है। अगर आपने ये सब प्रश्न को याद रखते हो तो उम्मीद कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। दोस्तों मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन हमको पता है कि परिवर्तन दोस्तों अवस्था में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए मैं आपको जो बताता हूँ आप लोग सुनिए। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ दोस्तों जिसको हम फिर से नया कर देंगे, वो जो रूप में था उसको उसी रूप में पालेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। उसी रूप में पालेंगे तो जैसा था वैसा, जैसा को तैसा अगर हम लोग पालेंगे, जैसा था वैसा ही अगर हम पालेंगे, शुरुआत में वो जैसा था वैसा ही अगर हम पालेंगे, उसको क्या कहेंगे? भौतिक। रासायनिक में उसको उसी टाइप में नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक। जैसे कहेगा कि मोमबत्ती का जलना, एक बार अगर मोमबत्ती अगर जल जाए, बच्चों आप ही लोग बताओ क्या फिर से मोमबत्ती बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। जब नहीं बनेगा तो आपको क्या बताना है? रासायनिक परिवर्तन। फिर कहेगा दूध का, हाँ, दूध से दही का बनना। जब आप बच्चों दूध से दही बना दोगे तो क्या फिर आप दही से दूध को बना सकते हो? नहीं ना बना सकते हो। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह रासायनिक परिवर्तन है। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बर्फ़ का गलना, बर्फ़ का गलना। दोस्तों बर्फ़ का गलना पूछ लेगा कि कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? तो बर्फ़ का गलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? दोस्तों बर्फ़ जब गल जाएगा, गलने के बाद में फिर बर्फ़ बन सकता है। फ्रिज में डालने के बाद में क्या हो जाएगा? फिर से उसको अगर हम ताप दें तो क्या होगा कि फिर से वो बर्फ़ बन सकता है। तो बर्फ़ पानी बनेगा, पानी फिर बर्फ़ बनेगा। तो इसको हम बार-बार हम पा सकते हैं, तो इसलिए यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी का उबालना, दोस्तों हम पानी को अगर उबालेंगे तो फिर ठंडा होगा, फिर उबालेंगे, जैसा था वैसा फिर पालेंगे तो इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अगर उसको उसी रूप में नहीं ला सके तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, अपने बचपन से बहुत पढ़ा होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बच्चों आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको बताना है कि बेरियम के उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पटाखे में अगर पूछ लेगा कि आतिशबाजी मतलब क्या? पटाखा हो गया। पटाखे में पूछ लेगा कि लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग जब भी पूछे बच्चों तो आपको बताना है स्ट्रेशियम। क्या बताना है? स्ट्रेटेशियम। पटाखे का लाल रंग किसके कारण दिखता है? स्ट्रेशियम के कारण दिखता है। आपको ये बात याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? बच्चों कपूर को पूछ रहा है कि किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो बच्चों कपूर को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। अब ऊर्ध्वपातन विधि क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। जब कोई ठोस में अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जब कोई ठोस जो होता है गैस में बदल जाए। क्या बदल जाएगा? इसको हम गैस देंगे तो क्या नहीं, जब इसमें ताप देंगे तो ये क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। जब कोई ठोस गैस में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अच्छा, जैसे देखिए कपूर को आप जैसे कपूर पहले ठोस था, लेकिन जैसे ही उसमें हम आग को लगा दिए तो वो क्या हो गया? गैस बन गया। उनको दिखा नहीं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्ध्वपाती पदार्थ कौन कौन है, तो चलिए मैं देखता हूँ। एक तो कपूर तो आपके सामने में दिख ही रहा है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कपूर हो जाएगा। आयोडीन की गोली क्या हो जाएगा? आयोडीन की गोली, आयोडीन की गोली। और फिर हो जाएगा नेप्थलीन, फिर नेप्थलीन। फिर आपको याद रखना है नौशादर,
फिर आपको याद रखना है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये सब क्या है, उत्पादित पदार्थ है, आपको ये सब का नाम याद रखना पड़ेगा, अमोनियम Cl से क्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सा है? सोना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सोना इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे दोस्तों सोना से मैं और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, क्या सबसे शुद्ध सोना क्या होता है? शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट होता है। क्या होता है? शुद्ध सोना क्या होता है? 24 कैरेट होता है। आपको ये बात याद रखना है। और सोने की शुद्धता के लिए जो माप का जो चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है हॉलमार्क। सोने आभूषण पर हम लोग कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन फिर सोना से पूछेगा कि बताओ नीला सोना किसको कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि नीला सोना किसको कहते हैं? दोस्तों नीला सोना हम लोग किसको कहते हैं? तो आपको बता देना है पानी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पानी यानी वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? नीला सोना कहते हैं। फिर कहेगा ग्रीन सोना किसको कहते हैं? बताओ ग्रीन सोना किसको कहते हैं बच्चों? तो ग्रीन सोना हम लोग चाय को कहते हैं। सबका मुंह में आ गया होगा पानी, तो चाय को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन सोना कहते हैं। बताओ ब्लू सोना किसको कहते हैं? ब्लू सोना बच्चों बताओ किसको कहते हैं? तो ब्लू सोना हम लोग पानी को कहते हैं, ये तो बता दिए हैं। ग्रीन सोना भी बता दिए। द्रव्य सोना, हाँ द्रव्य सोना कहेगा किसको कहते हैं? तो बच्चों द्रव्य सोना हम लोग 2 चीज़ को कहते हैं। एक प्लेटिनम हो गया, दूसरा कपास हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य सोना कहते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि झूठा सोना बताओ, झूठा सोना हम लोग किसको कहते हैं? तो बच्चों झूठा सोना हम लोग किसको कहते हैं? झूठा सोना आयरन पायराइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? आयरन पायराइट को कहते हैं झूठा सोना। अच्छा, फिर क्वेश्चन कहेगा बच्चों बताओ इतना तो बता दिया, जरा सा सफ़ेद सोना बता के दिखाओ। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? दोस्तों सफ़ेद सोना भी हम लोग किसको कहते हैं? प्लेटिनम कपास को ही कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको एक प्रश्न से रिलेटेड करके चलना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है। कब काम आता है? हाँ, पुराने तेल के चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। कौन धातु काम आता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। भारी जल, इसका होता है D2O। इसका सूत्र क्या होता है? D2O। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है D2O का प्रयोग, भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको बताना है इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। भूलना नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो सभी रंगीन यौगिक पूछ रहा है कि कौन सा तत्व बनाता है? तो आपको बताना है, क्या बताना है? कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम। कौन बनाता है? क्रोमियम बनाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है सबसे हल्का तत्व है। बच्चों सबसे हल्का तत्व क्या है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। और सबसे भारी तत्व कहेगा तो आपको क्या बताना है? ओस्मियम। क्या बताना है? ओसोमियम सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी तत्व है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, हाइड्रोजन को दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन को कई नाम से हम लोग जानते हैं। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और हाइड्रोजन को दोस्तों पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहीं कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। पृथ्वी पर अगर पूछेगा कि सर्वाधिक धातु कौन पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है सोना किस अम्ल में घुल जाता है? बच्चों सोना किस अम्ल में घुल जाता है? आपको बताना है एसिटिक अम्ल, ये तो सिरके में पाया जाता है। अम्लराज, हाँ अम्लराज जिसको
हम लोग इक्वा रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वा रेजिया कहते हैं। इसमें सोना घुल जाता है तो जिसको हम लोग तेजाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। बच्चों बताओ दिया सलाई में किसका प्रयुक्त होता है? तो दिया सलाई में आप कहोगे कि सर जी लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लाल फास्फोरस का यूज हम लोग दिया सलाई में करते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा बच्चों बताओ 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 सोडियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो बच्चों आप कहोगे कि चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि हवा में जलती है, हवा में जलती है, हवा में जलती है, पानी में नहीं, पहले पूछेगा कि चाकू से कटती है, चाकू से कटती है, चाकू से कटती है, चाकू से कटती है, हवा में जलती है, पानी में करती है विस्फोट। पानी में क्या करती है? विस्फोट। पानी में करती है विस्फोट। किरोसिन में रहता है शांत। किस में रहता है? किरोसिन में रहता है शांत। अजब गजब है धातु भैया, बताओ इसका नाम। तो आपको क्या बताना है? तो आप बताइए फटाफट, कितने लोगों ने साइंस की अच्छी से तैयारी किया है? चाकू से कटती है, हवा में जलती है, पानी में विस्फोट करती है, किरोसिन में रहती है शांत, अजब गजब है धातु भैया, बताओ उसका नाम। आप लोग कहोगे सर जी ये तो सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तब सोडियम होता है। फिलहाल दिया सलाई में किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है किसके लिए? एसिटिलीन से। किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से बनाई जाती है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दोस्तों एसिटिलीन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सफ़ेद फास्फोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद फास्फोरस भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं चूहा या तिलचट्टा का जहर बनाने में, चूहा का दवाई बनाने में, चूहा का दवाई या तिलचट्टा का दवाई बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और सैनिक सब जो है अपना हथियार यानी तोप का गोला बनाने में, तोप का गोला बनाने में इसका प्रयोग होता है। फिर कहेगा ग्रेनाइट बनाने में, बारूद बनाने में इसका प्रयोग होता है, और खाद योजक में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह कौन है? तो आप कहोगे कि माल्टोस है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है टेट्रा एथिल लेड। क्या है? टेट्रा एथिल लेड। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पेट्रोल में दोस्तों हम लोग क्या मिलाते हैं? शीशा मिलाते हैं। दरअसल टेट्रा एथिल लेड ये शीशा का ही क्या है दोस्तों? शीशा का एक अयस्क है। क्या है? यौगिक कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? शीशा का ही एक यौगिक है टेट्रा एथिल लेड। इसको हम लोग पेट्रोल में हम लोग मिलाते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेट्रोल का गुणवत्ता कहेगा हम लोग किसमें मापते हैं? तो आपको क्या बताना है? ऑक्टेन संख्या में। किसमें मापते हैं? ऑक्टेन संख्या में। दोस्तों आज यहाँ बगल में शादी हो रहा है, फिर भी मैंने मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इसलिए इस क्लास को यहीं पर रखता हूँ। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड होता है। आप वहाँ से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।